हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम इस चिलिंग मॉर्निंग में डिस्कशन करने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 36। और इसमें हम पढ़ेंगे जो डेक्कन और साउथ इंडिया अप टू 1656। ये सीरीज हमारी चल रही थी सतीश चंद्र बुक के, और ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। देखिए, ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैंने इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो रही है। तो ये जो पार्ट 3 वीडियो है, इसमें हम पढ़ेंगे मलिक अंबर के बारे में। मलिक अंबर कौन थे, और ये मुगल जो साम्राज्य डेक्कन में अपने साम्राज्य को कंसोलिडेट करना चाहती थी, एरिया को कंसोलिडेट करके अपने एरिया के अंदर, मतलब अपने सुजनिटी के अंदर मिलाना चाहती थी। तो इसमें मलिक अंबर का एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मलिक अंबर के मतलब उनके लिए एक चैलेंज बन गए एक टाइम पे। तो कैसे बने, ये इंसान है कौन, किस तरह की इनका हरकत था, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये एक इथियोपियन स्लेव थे जो धीरे धीरे आके पावरफुल बन के, एक लीडर बन के इंडिया में डेक्कन एरिया में पर्टिकुलरली बहुत स्ट्रॉन्गर बने और एक चैलेंज बन गए मुगल एम्पायर में। मुगल एम्पायर की जो कंसोलिडेट कर रही थी वो डेक्कन एरिया में अपने एरिया को अपने सुजनिटी के अंडर लाने के लिए, उसमें एक चैलेंज बन गए वो। ठीक है, 17th सेंचुरी। तो इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मलिक अंबर के अगर हम ईयरली लाइफ के बारे में पढ़ते हैं तो मलिक अंबर है कौन, वो चीज़ है क्या। तो उनके जो ये एक अबिसियन है जो कि इथियोपिया में जन्म हुए थे। ठीक है। तो उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही पुअर थे, इतने पुअर थे कि एक बागदाद में एक स्लेव मार्केट हुआ करता था, उसमें वो मलिक अंबर को बेच दिए थे। तो जो बेच दिए थे, एक मर्चेंट था जिन्होंने उनको खरीदा खरीदा और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया और उसको डेक्कन ले आए इंडिया में। तो डेक्कन एक इस तरह की एरिया है जिसको बोला जाता है लैंड ऑफ प्रॉमिस। अगर आप किसको प्रॉमिस करते हो तो उसे रखते हैं डेक्कन वाले। तो इसी वजह से वो डेक्कन में लाके उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया, लालन पालन किया। और आगे जाकर हम देखेंगे वो किस तरह से धीरे धीरे ग्रो करते हैं, धीरे धीरे अपने स्ट्रैटेजी बनाते हैं, किस तरह से उनके लिए चीज़ें फेवरेबल होती है। राइज टू पावर इन अहमदनगर। अहमदनगर में वो किस तरह से पावर में आते हैं। तो ये जो मलिक अंबर थे, मलिक मलिक अंबर चेंगिस खान एक थे। चेंगिस खान ये नहीं है, हम पढ़े थे मंगोल के जो राजा थे उनका नाम भी चेंगिस खान था। ये मंगोल के बारे में बात नहीं हो रही है। ये जो चेंगिस खान थे, मुर्तजा निजाम शाह जो कि अहमदनगर के एक वक्त पे रूलर हुआ करते थे, उनके एक बहुत अच्छे नोबेल थे, हफ्सी नोबेल उनको बोला जाता है। ये एक इन्फ्लुएंशियल नोबेल कैटेगरी के लोग थे। उनमें एक नोबेल है जिनका नाम था चेंगिस खान। वो उनके सर्विस में वो वहाँ पे अपॉइंटेड हुए थे। तो धीरे धीरे वहां पे वो ग्रो करना शुरू किए। जब मुगल ने इन्वेडेड किया अहमदनगर, तो तभी अंबर ने क्या किया, उनके साथ ना लड़ते हुए चले गए बीजापुर। वहां पे अपने लक को ट्राई करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं यहाँ पे इस तरह के लड़कर मरूँ ना, तो वहां पे जाकर मैं कुछ सीख लूँ, पहले अपने पावर को राइज कर लूँ, उसके बाद मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने वहां पे चले गए बीजापुर। तो उसके बाद उन्होंने बहुत जल्द, जैसे ही वार खत्म हो गया, तो वो रिटर्न कर आए और उन खुद को एनरोल किया एक पावरफुल हब्सी पार्टी के साथ। हब्सी कौन है, वो अबिसियन पार्टी है, वो खुद अबिसियन थे। तो इसी वजह से एक अबिसियन पार्टी एक हुआ करती थी जिसको हब्सी भी बोला जाता है, जिन्होंने चांद बीबी को ऑफर्स कर रहे थे। चांद बीबी कौन थे, आपको याद होगा, मैं पिछले स्लाइड में आपको बताया था, बताई थी कि जो अहमदनगर में उनका जो राजा था, राजा थे मुर्ताज निजाम शाह। उनका डेथ होने के बाद उनके जो बहन थे, जो कि बीजापुर में ऑलरेडी बीजापुर के रूलर को उन्होंने शादी किया था, लेकिन उन कुछ शादी के कुछ दिनों बाद वो विडो हो गए थे। तो कुछ देर के लिए उन्होंने भी राज किया था बीजापुर में, सम्राट की तरह। लेकिन जब पता चला उनके भाई का डेथ हो गया है, तो वो चले आए अहमदनगर के। और यहाँ से के आने के बाद ना, उनके जो राजा के रूलर के जो बेटे थे वो बहुत ही माइनर थे, तो उनके देखभाल में वो यहाँ पे रुक गए और बीजापुर जा नहीं पाए। तो चांद बीबी धीरे धीरे अहमदनगर में रूल करने लगी ऑन द बिहाफ ऑफ दिस माइनर सन। मतलब उनके जो अ, भाई के जो बेटे थे, भाई के जो बेटे थे, छोटे बेटे, उनके बिहाफ पे वो राज करने लगे। तो बहुत सारे इस तरह की उनके जो नोबेल्स कैटेगरी के लोग थे वो तो डेफिनेटली रेबेलियन कर रहे थे। तो यहाँ पे ये भी एक उनमें थे, मलिक अंबर,
जिन्होंने चंद बीबी को अपोज कर रहे थे। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, आफ्टर द फॉल, अब जब अहमदनगर फॉल हो गया तो मलिक अंबर एक निजाम शाही प्रिंस देखकर, ठीक है, निजाम शाह प्रिंस को एक चूज कर लिया, और कौन निजाम शाही प्रिंस बनेगा वो चूज कर लिए। और बीजापुर रूलर के सपोर्ट के साथ उन्होंने, बीजापुर में तो कुछ वक्त बिताया था ना, तो वो रूलर के साथ उनका एक अच्छा खासा कॉर्डियल रिलेशन बन गया था। तो बीजापुर रूलर के सपोर्ट के साथ उन्होंने क्या किया, उस प्रिंस को बनवा दिया मुर्ताजा निजाम शाह टू, ठीक है। और वहां खुद एक पेशवा बनकर और खुद को एक पेशवा हिसाब से खुद को बनवा लिया, टाइटल दे दिया कि मैं एक खुद पेशवा हूँ। ये टाइटल व्हिच हैड बीन कॉमन इन अहमदनगर मच अर्लियर। तो वहां पे जो भी मराठा रहते थे वो खुद को, जो हायर पोस्ट में रहते थे, उनको पेशवा बोला जाता था। तो ये खुद प्रिंस को राजा बनाने के बाद खुद एक पेशवा बनकर वहां पे रहने लगे। स्ट्रैटेजी के बारे में अगर हम देखें तो उन्होंने मराठा के साथ किस तरह की अलियंस उन्होंने बनाया, उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी वो बहुत ही मतलब पिन पॉइंटेड थी और बहुत ही क्लियर थी। उन्होंने बहुत सारे टाइम टू टाइम धीरे धीरे करके जितने सारे मराठा से, उनको पता था कि मराठा के जो सोल्जर्स है वो बहुत स्किलफुल है रैपिड मूवमेंट में, वो बहुत जल्दी, बहुत क्विकली, बहुत स्किलफुली एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, प्लंडरिंग करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और जो एनिमी के ट्रूप्स है उनको भी बहुत अच्छी तरीके से कट ऑफ कर सकते हैं। उनके पास एक इस तरह की स्किल्स होती थी। तो इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे मराठा जो आर्मी है, ट्रूप्स है, उनको बारगीज भी कहा जाता था। तो उनको धीरे धीरे करके उन्होंने गैदर करना शुरू किया अपने अपने आसपास। तो धीरे धीरे इस तरह के जो गरिल्ला मोड था वारफेयर की, गरिल्ला मोड मतलब सडनली आकर जो प्लंडरिंग करना, कट ऑफ करना सप्लाईज को, रैपिड मूवमेंट करना, इस तरह के जो गरिल्ला मोड ऑफ वारफेयर होता है, ये मराठास में कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशनल वे था युद्ध करने का। तो जिसी वजह से डेक्कन में, तो जिसी वजह से मुगल्स जो थे ये सब इस गरिल्ला वार में इतना होनहार नहीं थे, और जिसके वजह से धीरे धीरे ये अंबर की जो स्ट्रैटेजी थी ये मुगल के लिए एक बन गई चैलेंज की तरह, ठीक है। तो ये जो चैलेंज है ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहा था मुगल में, जो अपने डेक्कन में बेरार, अहमदनगर, बालघाट, ये जो एरिया था उसको कंसोलिडेट करने में मुगल को एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन उन्होंने फेस किया। जब तो एक टाइम आया जिस टाइम पे क्या हुआ, मुगल साम्राज्य के कुछ ऐसे कमांडर थे जिन्होंने कोशिश की अंबर के साथ, उनको पता था कहीं ना कहीं अंबर इस जो चीज हो रही है डेक्कन की, जो सॉरी मुगल की जो कंसोलिडेशन कर रहे हैं डिफरेंट डेक्कन एरिया को, उसमें कहीं ना कहीं अंबर की वजह से चैलेंज क्रिएट हो रही है। तो इसी वजह से उन्होंने कोशिश की कि अंबर के साथ वो एक फ्रेंडशिप का रिश्ता मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो वो तभी ये डेक्कन में जो मुगल कमांडर थे उनका नाम था अब्दुल रहीम खानी खानन, ठीक है। उन्होंने 1601 में तेलंगाना में एक प्लेस है जिसका नाम है नंदर, वहां पे अंबर को डिफीट किया बहुत बुरी तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी पता था कि अंबर एक बहुत ही होनहार योद्धा है, तो उनके साथ अगर वो फ्रेंडशिप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ से मगर मुगल के लिए एक बहुत बेनिफिट सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। और अंबर को भी पता था अगर हम उनके साथ मुगल साम्राज्य के साथ दोस्ती कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इंटरनल राइवल्स है ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। तो इसी वजह से दोनों तरफ से फ्रेंडशिप का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर क्या होता है देखते हैं। वक्त आता है जहाँ पे अकबर की डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद क्या होती है, व्हेन द पोजीशन ऑफ द मुगल्स, मतलब मुगल की पोजीशन डेक्कन में वीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि जितने सारे मुगल्स के कमांडर होते हैं डेक्कन में उनके बीच में एक डिफरेंसेस क्रिएट हो जाती है, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है जिसकी वजह से अंबर ने एक फायर कैंप मतलब कि बहुत बड़ी कैंप अनाउंस कर देते हैं, जिसमें उनका ये टारगेट रहता है कि बेरार, बालघाट एंड अहमदनगर में मुगल को एक्सपेल किया जाए, मुगल को यहाँ से निकाला जाए। तो इस तरह के कैंप उन्होंने वहाँ पे मतलब वहाँ पे एक कैंप लगा देते हैं, एक वार की घोषणा कर देते हैं। तो तभी क्या होता है, उनको इस कैंप में मदद करते हैं बीजापुर के जो रूलर है जिनका नाम था इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है। उनके साथ उनकी बहुत अच्छी खासी कोऑर्डिनेशन रहती है, तो इसी वजह से उन्होंने हेल्प किया। तो ही उन्होंने अंबर को एक पावरफुल फोर्ट गिफ्ट में दिया तेलंगाना में, जिसका नाम था फोर्ट ऑफ कंधार।
और इन्होंने यहाँ पे अपने फैमिली को रेसिडेंस करते हुए, फैमिली को सेव करते हुए युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। वहाँ पे फैमिली उनके जो जितने सारे ट्रेजर्स वगैरह थे, प्रोविजंस वगैरह थे, वहाँ पे सब स्टोर कर दिया और उन्होंने चले गए जो कैंप में। और उन्होंने वो बीजापुर के जो रूलर थे इब्राहिम आदिल शाह, उन्होंने 10,000 हॉर्समैन भी उनको गिफ्ट मतलब धार में दिया। उसके बाद क्या हुआ, तो बीजापुर के जो रूलर थे उनके साथ ये जो अंबर मलिक है, मलिक अंबर, उनके बहुत अच्छी खासी रिश्ता थी। तो ये जो ट्रीटी था, इस ट्रीटी को सीमेंटेड करते हुए उन्होंने क्या किया, एक मैरिज अलियंस बनाया बिटवीन द डॉटर ऑफ वन ऑफ द लीडिंग इथियोपियन नोबेल्स ऑफ बीजापुर। बीजापुर में एक इथियोपियन नोबेल्स थे जो लीड करते थे नोबेल्स के अंडर में। तो उनका एक बेटी थे, उनके बेटी के साथ मलिक अंबर की सॉन को उन्होंने मैरिज करवाया। ये जो मैरिज थे इतना धूमधाम से उन्होंने बनवाया 1609 में, कि इसमें उन्होंने जो आदिल शाह थे, उन्होंने बेटी को डाउरी दिया, हैंडसम डाउरी टू ब्राइड, 80,000 फायर वर्क्स, मतलब 80,000 रुपीज की फायर वर्क उन्होंने करवाया। मतलब जो दिवाली में हम पटाखे फोड़ते हैं ना, तो उसी तरह उन्होंने फायर वर्क बनाया 80,000 रुपीज की। मान सकते हैं कितने बड़े ग्रैंड सेरेमनी होगा। तो बीजापुर रूलर के मदद से और जितने सारे उनके मराठा की ट्रूप थी उनके मदद के वजह से ये जो मलिक अंबर थे, उन्होंने ये जो कैंपेन थी उस कैंपेन में जीत गए और मुगल के जो कमांडर थे खानी खनन, उनको रिट्रीट करने में मजबूर कर दिया, मतलब वापस जाने में मजबूर कर दिया टू बुरहानपुर। ठीक है। तो बाय 1610 डेक्कन में जितने सारे मुगल की गेंद थी, मतलब मुगल जितने सारे एरिया को अपने अंडर में लिया हुआ बैठा था, वो सब कुछ लॉस्ट हो गया। जिस अकबर के टाइम पे जितने सारे एरिया उन्होंने कैप्चर किया था वो सब कुछ लॉस्ट हो गया। तो उसके बाद अकबर के बाद आते हैं उनके बेटे जहांगीर, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के राजा बनते हैं। तो उन्होंने अपना जो प्रिंस है, प्रिंस परवेज को डेक्कन तक भेजा एक बड़ी आर्मी के साथ, कि वहां पे जाकर सब कुछ फिर से होल्ड करने के लिए। लेकिन वहां पे मलिक अंबर का होल्ड इतना स्ट्रांग हो गया था कि वो एकदम उनके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज बन गए फिर से सब कुछ रिस्टोर करने में। तो मलिक अंबर जहांगीर को डेफिनेटली एक अंदाजा हो गया कि हम अगर गोटे सॉलिड मराठा की सपोर्ट हमें चाहिए, और अदर एलिमेंट्स इन द डेक्कन और कुछ फैक्टर्स था जिसके मदद बिना हमें फिर से सब कुछ मुगल साम्राज्य को वहां पे रिस्टोर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फिर क्या होता है, ये जीत के बाद ये एक जीत था डेफिनेटली अंबर के लिए, कितने, क्योंकि इतना इतने देर से वो कोशिश कर रहे थे कि डेक्कन में जितने सारे स्टेट्स है उसको कंसोलिडेट करके डेक्कन के पास रखा जाए, मुगल सुल्तानेट के अंडर में ना आए। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी जीत था। लेकिन इस जीत के बाद ना काफी बार क्या होता है, जो इंसान एक चीज को डिजर्व नहीं करता, अगर उससे ज्यादा उसको मिल जाता है ना, कई बार वो प्राउड से, ईगो से और अहंकार से चूर हो जाता है। तो वही चीज होता है अंबर के साथ। तो मलिक अंबर बहुत एरोगेंट हो जाते हैं इस सक्सेस से, और अपने जितने सारे अलाइज होते हैं, जितने सारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, उनसे अलाइनेटेड हो जाते हैं। तो एक वक्त आता है, इस चीज का फायदा उठाते हैं खानी खनान, जो कि मुगल साम्राज्य की तरफ से डेक्कन की कमांडर हुआ करते थे। तो इस चीज का उन्होंने एडवांटेज लेते हुए जितने सारे उनके हाफसी नोबेल थे, मराठा नोबेल्स थे, उनको अपने साइड करवा लिया। जैसे कि उनके जो मेन नोबेल्स थे, जगदेव राय, बाबाजी काटे, उद्दाजी राम, ये सब आ गए मुगल के साइड पे, जो कि ऑलरेडी अंबर के साइड पे थे। लेकिन अंबर की जो एरोगेंस की वजह से उन्होंने इन सबको लूज कर दिया। तो एक वक्त आया जब मराठा सरदार के हेल्प से खानी खनान फिर से अपने कंबाइंड फोर्सेस के साथ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा को अपने अख्तियार में कर लिया 1616 में। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, निजाम शाही का जो कैपिटल है खिरकी, उसको भी उन्होंने कैपिटल को ऑक्युपाई कर लिया। और जितने सारे बिल्डिंग्स थे वहां पे, उसको वो सब लोग वहां से मतलब लेफ्ट करने से पहले, मतलब वहां से छोड़ के जाने से पहले, वो सारे बिल्डिंग को उन्होंने जला दिया। ये जो चीज हुआ, इसके साथ डेक्कनी अलियंस सुख हो गई। मतलब वो एक शक में चले गए कि इस तरह के कैसे मुगल सम्राट कर सकते हैं, मुगल जो नो आर्मी है इस तरह की कैसे हरकतें कर सकती है। तो खैर जो तो हुआ हुआ, उनको तो अपने साम्राज्य विस्तार करना था और वो सब कुछ अपने अंडर लाना था, तो उन्होंने इसी वजह से ये सब किया।
लेकिन कहीं ना कहीं अंबर फिर भी रेजिस्टेंस कर रहे थे, क्योंकि उनको ये नहीं चाहिए था कि वो मुगल सुल्तानेट के अंडर आ जाए। वो उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी कि ये सब एरिया को मुगल साम्राज्य से बचा कर रखे, लेकिन कहीं ना कहीं ये खो गया अपने अरोगेंस की वजह से। जो मुगल के सम्राट थे अभी जहांगीर है अकबर के डेथ के बाद, तो उन्होंने खाने खानन की विक्ट्री को और तगड़ा बनाने के लिए, मतलब इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, उन्होंने अपने जो एक ग्रैंड आर्मी के साथ अपने जो बेटे थे जिनका नाम था प्रिंस खुरम, जिनका जिनका अदर नाम भी ये है शाहजहां, लेटर उन्होंने शाहजहां के नाम पे जाने गए। तो प्रिंस खुरम के साथ एक बहुत बड़ी ग्रैंड आर्मी उन्होंने भेजी खानी खानन के पास, और खुद चले गए मांडू तक उनको असिस्ट करने के लिए। ये जो चीज हुआ ये हुआ 1618 में। तो इतने बड़े जो थ्रेट को देखकर अंबर के पास कुछ भी चारा अब नहीं बचा सिवाय सबमिट करने के लिए। तो उन्होंने सबमिट करने के लिए फोर्सफुल हो गए। लेकिन ये कहीं ना कहीं जहांगीर का एक मॉडरेशन पॉलिसी था, तो वो कभी नहीं चाहते थे कि डेक्कन को अपने मतलब कि वो कहीं ना कहीं अपने पिताजी का, अकबर का जो रूल्स को फॉलो कर रहे थे, प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे थे, और वो चाहते थे जैसे अकबर चाहते थे कि सब अपने अपने एरिया में रूल करे, लेकिन एक ट्राइब्यूट थे एनुअली, और उनको ये लगे कि उनके ऊपर एक अथॉरिटी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं हो। जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं है। सेंट्रलाइज्ड मतलब सब कुछ डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास या फिर गवर्नर के पास कुछ भी चॉइस नहीं होता है। उस तरह की पॉलिसी में बिलीव नहीं रखते थे जहांगीर और अकबर भी। तो इसी तरह उन्होंने भी ये चाहा था कि डेक्कन में सब कुछ अ, सब खुशहाल में जिए, सेटल होके जिए, पीसफुली जिए, लेकिन उनके पास एक ये दिमाग में रहे कि हम मुगल सुल्तानेट के अंडर है, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इस तरह की कुछ मॉडरेशन पॉलिसी के साथ जहांगीर वहां पे राज करना चाहते थे। इतने सब कुछ होने के बाद क्या होता है कि जो अंबर होते हैं, जो हो सकता है वो सबमिट कर चुके हैं, सरेंडर कर चुके होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहता था कि वो रेजिस्टेंस करेंगे मुगल को, जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम रेवेलियन स्टार्ट कर देंगे। वो इस तरह की मेंटालिटी में रहते थे, और ये इस मेंटालिटी में कई बार रेवेलियन भी शुरू कर चुके थे। तो इसी वजह से डेक्कन में कभी पीस नहीं होता था, हर बार कहीं ना कहीं युद्ध रेवेलियन लगी रहती थी। लेकिन फाइनली क्या हुआ, इसके 2 साल बाद एक कंबाइंड फोर्स ऑफ डेक्कनी फोर्स अगेन सफर्ड ए सीवियर डिफीट एट द हैंड्स ऑफ मुगल। फिर से मुगल ने एक बहुत बड़ी कैंप शुरू कर दी, बहुत बड़ी युद्ध कर दी, और इस युद्ध में फाइनली जो डेक्कन होते हैं, डेक्कनी फोर्सेस हार जाती है। तो डेक्कनी फोर्सेस को क्या करना पड़ता है, एक 5 लाख की इंडेमनिटी पे करना पड़ता है। ठीक है, टैक्स पे करना पड़ता है, और ये सारे क्रेडिट जो जाता था, मतलब ये जो बहुत बड़ी विक्ट्री हुई फाइनली, तो इसका क्रेडिट जाता है प्रिंस खुरम, जिनको शाहजहां के हिसाब से लेटर जाना जाता था। बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। तो देखिए, अंबर जो है वो एक मराठा नहीं थे ओरिजिनली, वो तो एक इथियोपियन थे। तो यहाँ पे आकर मराठा के साथ मिलके खुद को पेशवा साबित कर लिया, और वो पावर में इतना पागल हो गए थे, बार बार हार का सामना करते हुए भी वो खुद कभी हार नहीं मान पाए। तो एक वक्त पे वो पागल की तरह हो गए। देखिए, एक ओल्ड राइवलरी था उनका बीजापुर के साथ। हालांकि बीजापुर ने उनको बहुत मदद किया, बहुत एक बहुत अच्छी फ्रेंड अलाइज बनाए हुए थे उनके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे मोटे राइवलरीज उनके साथ बन गई थी कभी। तो जिसके वजह से अंबर ने क्या किया, सीरीज ऑफ कैंपेन शुरू कर दी बीजापुर के अगेंस्ट। ठीक है, बीजापुर के साथ जब देखे वो मुगल के साथ कुछ नहीं हो पाया, तो अभी वो पलट रहे हैं बीजापुर के लिए। तो बीजापुर में जाकर वहां पे सेटल होने के लिए वो सोच रहे हैं। तो वहां पे एक सोलापुर एरिया था, उस सोलापुर एरिया को वो अपने अख्तियार में लाने चाहते थे। तो इसी वजह से एक सोलापुर जो एरिया था, ये दोनों जो बीजापुर है और जो अहमदनगर, ये दोनों के एरिया में एक कॉमन पॉइंट शायद ये है सोलापुर, जिसको अख्तियार करने में दोनों एरिया जा रहे थे। तो अभी इस चीज का उन्होंने मतलब उसको ऊपर लाया, सरफेस में लाकर वो युद्ध करना शुरू किए। एक रैपिड मूवमेंट अंबर ने रीच के लिए, अंबर ने बीजापुर कैपिटल जो होता है नौ नौरासपुर, ठीक है, एक बीजापुर का कैपिटल है नौरासपुर, वहां पे पहुंच गए बहुत जल्दी, और वहां पे जाकर उनके जो कैपिटल है इस नौरासपुर को एकदम जला दिया, जिसको इब्राहिम आदिल शाह ने बिल्ड किया था बहुत सुंदर तरीके से। और इन रूलर को उन्होंने फोर्स किया जाकर
उनके जो फोर्ट है उस फोर्ट में जाकर शेल्टर लेने के लिए। तो ये जो चीज उन्होंने करवा दी इब्राहिम आदिल शाह के खिलाफ, तो ये उन पर भारी पड़ गई। कहीं ना कहीं यहीं पे अंबर की पावर की क्लाइमैक्स हो जाती है, मतलब उनकी जो पावर होती है उसका उन्होंने गलत इस्तेमाल कर दिया, जिसके वजह से धीरे धीरे उनका अब खत्म होना शुरू हो जाएगा, उनकी पावर की खत्म होनी शुरू हो जाएगी। अंबर के जो लाइफ हिस्ट्री के बारे में हम एनालिसिस करें तो हमें ये पता चलता है कि एक बहुत रिमार्केबल मिलिट्री स्किल उनके पास था, बहुत अच्छी खासी एनर्जी थी, डिटर्मिनेशन थी, लेकिन उनके जो अचीवमेंट्स थे वो कहीं ना कहीं बहुत शॉर्ट लिव्ड हो गए थे। क्यों? इसका बहुत बड़ी मेन रीजन ये था कि उनके पास एबिलिटी नहीं थी। वो एक सक्सेस के बाद, एक ही सक्सेस के बाद वो बहुत एरोगेंसी हो गए थे, बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे थे अपने नोबल्स के साथ। और मुगल के साथ वो कभी एक एक टर्म में नहीं आना चाहते थे। मुगल के साथ जो भी फ्रेंडशिप उन्होंने बनाया था उसके साथ वो एक लॉयल नहीं हो पाए, जिसके वजह से इतने सारे हार का सामना करना पड़ा उनको। और यहाँ पे ये भी एक दिखा जाता है कि जो चीफ सिग्निफिकेंस है कि अंबर का राइज होने का जो चीफ सिग्निफिकेंस है वो जाता है कहीं ना कहीं मराठा को, क्योंकि जो मराठास होते हैं डेक्कन में वो इतने उनके सपोर्ट की वजह से, अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया होता तो शायद अंबर इतने हद तक नहीं जा पाते। तो डेफिनेटली मराठास का जो लीडरशिप है, सक्सेस ऑफ मराठास अंडर द लीडरशिप ऑफ मल्लिक अंबर, ये कहीं ना कहीं उनको एक कॉन्फिडेंस देता है कि एक इंडिपेंडेंट रोल उन्होंने निभाया था। आगे जाकर मराठास भी एक इंडिपेंडेंट रोल निभा पाए बिकॉज ऑफ दिस मल्लिक अंबर। उन्होंने उनका कॉन्फिडेंस को बहुत ऊंचा तक राइज कर दिया था। मलिक अंबर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी बहुत अच्छी का जो निजाम शाही स्टेट हुआ करता था उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने में भी उनका काफ़ी हद तक बहुत अच्छी खासी रोल है। उन्होंने तोदरमल के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। तोदरमल कौन थे पता है आपको? याद है ना? जो अकबर थे, अकबर के जो कोर्ट थे उन पे तोदरमल जो थे वो एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड थे, नोबल थे, और इसी वजह से वो बहुत ही अच्छी खासे मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को संभाल रहे थे। तो इसी वजह से तोदरमल का जो पॉलिसी था, सिस्टम था, उनको उन्होंने इस्तेमाल किया था, इंट्रोड्यूस किया था अपने एरिया में, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में। और उन्होंने एक ओल्ड सिस्टम था लैंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जो आजकल के ज़माने में लीज पर माना जाता है। लैंड को लीज में लेकर वहाँ पे डिफरेंट तरह के बिजनेस करते हैं या फिर क्रॉप करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। इसको उनके भाषा में इजारा बोला जाता है। ये जो ओल्ड सिस्टम था उसको उन्होंने हटवा दिया, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारे पिजेंट रियून हो रहे थे, पिजेंट्स की सिचुएशन खराब हो रही थी, और उन्होंने एक नई सिस्टम अडॉप्ट किया जिसका नाम है जाप्ती सिस्टम। ठीक है, तो अंबर की हो सकता है ये इंसान आगे जाकर एरोगेंसी भर के अपने पावर को का डिमोरलाइज कर दिया, अपने पावर को नष्ट कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कंट्रीब्यूशन भी उतना अच्छा खासा है डेक्कन स्टेट में। जब 1622 में क्या होता है, एक डेक्कनी टर्मोइल होता है, वजन टर्मोइल, डेक्कन में एक सिचुएशन खराब हो जाती है। क्यों? ड्यू टू रेबिलियन ऑफ प्रिंस खुरम एग्नेस्ट जहांगीर। प्रिंस खुरम जो थे, जो कभी जहांगीर के लिए काम करते थे, उन्होंने किसी के रीजन की वजह से रेबिलियन कर देते हैं जहांगीर के एग्नेस्ट, और जिसका फायदा उठाते हैं मलिक अंबर। तो इसी देखिए काफी बार ये होता है, कभी मुगल जीतता है, कभी डेक्कन स्टेट जीतते हैं, कभी डेक्कन स्टेट हारते हैं, कभी मुगल जीतते हैं, तो इस तरह की कंडीशन बनती रहती है। तो मलिक अंबर के पास ये अपॉर्चुनिटी बनती है कि जितने सारे ओल्ड टेरिटरीज है वो उनको रिकवर कर लेते हैं, जो कि मुगल साम्राज्य के अंदर चला गया था। तो इसी वजह से जहांगीर का अटेम्प्ट जो था कि मुगल साम्राज्य को वहाँ पे कंसोलिडेट करे डेक्कन में, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड बन गया कि कभी कभार बहुत अच्छी खासी कंसोलिडेट हो जाती है, काफी बार फिर से रेबिलियन क्रिएट हो जाती है, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। लेकिन 1626 में उसके 4 साल के बाद अंबर की डेथ हो जाती है। तब तक अंबर का एज हो जाती है 80 साल। तो 80 साल में काफ़ी वो उनकी पावर भी लॉस हो जाती है, तो इच्छा भी मर जाती है सब कुछ फिर से कंसोलिडेट करने में। लेकिन क्या होता है, उनके जो सक्सेसर होते हैं कहीं ना कहीं ये जो बिटर फ्रूट को, उनकी लिगासी का जो बिटर फ्रूट, मतलब जो भी उन्होंने लिगासी मेंटेन की थी वो कहीं ना कहीं रिप हो जाती है, और खो देते हैं उनके जो सक्सेसर वगैरह होते हैं। ठीक है, और अगर हम कंक्लूजन देखें कि अंबर्स इम्पैक्ट मुगल डेक्कन रिलेशनशिप में अंबर का इम्पैक्ट किस तरह से होता है। शाहजहां डिसीजन ये रहा, लेड टू शाहजहां डिसाइडिंग टू एक्सटिंग्विश अहमदनगर एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो एक वक्त पर जहांगीर के बाद जब शाहजहां आते हैं रूल करने में, तो उनका ये डिसीजन रहता है
कि अहमदनगर एक इंडिपेंडेंट स्टेट के हिसाब से जो रहना चाहता है उसको उन्होंने एक्सटिंग्विश कर दिया, मतलब उसको उन्होंने खत्म कर दिया। अहमदनगर को एकदम अपने टेरिटरी के अंदर ले लिया उन्होंने। फ्रस्ट्रेटेड मुगल अटेम्प्ट्स एट कंसोलिडेशन इन द डेक्कन, बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक मुगल जो मुगल सम्राट थे वो अटेम्प्ट कर रहे थे इस डेक्कन स्टेट को कंसोलिडेट करने में, और ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था। और ये इसमें मराठास की एम्पायर गेव कॉन्फिडेंस टू मराठास एनेबलिंग देयर फ्यूचर इंडिपेंडेंट रूल। अंबर के आने के बाद क्या हुआ, ये तो मुगल तो फ्रस्ट्रेटेड हो गए, लेकिन मराठा की एम्पावरमेंट हो गई। किस तरह से, उन्होंने बहुत अच्छी खासी कॉन्फिडेंस गेन कर ली और फ्यूचर में इंडिपेंडेंट रोल निभाने लगे, मतलब अपने एरिया को इंडिपेंडेंट रखने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मुगल साम्राज्य के खिलाफ और ब्रिटिशर के खिलाफ भी लड़ने के लिए उनको कॉन्फिडेंस आ गई। उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट रोल निभाना शुरू कर दिया और इंट्रोड्यूस्ड गरिला वॉरफेयर टैक्टिक्स। मुगल के खिलाफ ये जो अंबर थे उनके टाइम पे ही उन्होंने गरिला वॉर को इंट्रोड्यूस किया मुगल के खिलाफ, जो भी उनका एक कंट्रीब्यूशन था। और राइज फ्रॉम स्लेवरी, एक डेमोन्स्ट्रेटेड पॉसिबिलिटी ऑफ राइजिंग फ्रॉम स्लेव से निकलकर, एक दासत्व से निकलकर एक पावरफुल लीडर बन सकते हैं। था जो स्लेव डिनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा था, वहाँ पे मामलुक डिनेस्टी जिन्होंने स्लेव से निकल के एक बहुत अच्छी खासी पावरफुल लीडर बने थे। उसी तरह अंबर भी एक स्लेव कैटेगरी से आकर एक बहुत ही पावरफुल लीडर बने हुए थे। ये उनके जो बायोग्राफी में हिस्ट्री पढ़कर हम इस बारे में भी जाने, तो इतने सारे कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिए थे। ठीक है, इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। मलिक अंबर्स लाइफ एंड एक्शन हैड a lasting impact on the political landscape of the Deccan and the Mughal Empire's southern ambitions. His legacy would continue to influence the region long after his death. उनकी जो legacy है उनके डेथ के बाद भी काफी दिन तक इन्फ्लुएंस रहा। तो मराठा की इन्फ्लुएंस राइज होने में, मराठा की इन्फ्लुएंस बढ़ने में काफी हद तक रोल निभाते हैं मलिक अंबर। तो इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, एंड अगर अच्छा लगा तो जी डेफिनेटली कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।